गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास हमने ली थी वर्ण विचार। आपको पता है कि जब शब्दों को टुकड़े करते हैं और उनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण। लेकिन जब उन्हीं वर्णों को एक आज हम जो टॉपिक लेंगे वो क्या है, शब्द विचार। तो शब्द क्या है, यानी जिस शब्द को हमने तोड़ा उसके टुकड़े किए तो वो क्या है, वर्ण। लेकिन जब उन्हीं वर्णों को एक साथ इकट्ठा कर दिया और अगर हमें वो सार्थक प्रतीति करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, सार्थक प्रतीति, यानी कि वो कोई अर्थ दे रहे हैं, यानी कोई ना कोई अर्थ दे रहे, बिना अर्थ वाले जो शब्द होते वो शब्द नहीं कहलाते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द। जैसे कि क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो ये क्या है, इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या है, वर्ण है। लेकिन जब इनको पूरा एक साथ मिलाकर हम लिखेंगे तो हो जाएगा क म ल। तो ये एक शब्द कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कमल एक फूल का नाम है। समझ में आया। तो वर्णों को जब हम इकट्ठा करते हैं, एक साथ समूह बनाते हैं, पूरे वर्णों को एक साथ जोड़ते हैं और वो एक निश्चित अर्थ दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है जो निश्चित अर्थ देता है, उसे हम शब्द कहते हैं। और अगर दूसरी परिभाषा, यानी वर्ण क्या है, भाषा की न्यूनतम इकाई। और अगर पूछे कि भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई क्या है, तो वो क्या है, शब्द। अब शब्द जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, उसका जन्म कहाँ से हुआ। तो हमारे देश में पहले क्या था, अंग्रेजों का राज था, उससे पहले दूसरे थे। तो जो भी लोग व्यापार करने के लिए आते थे तो कुछ न कुछ बोलते थे, यानी अलग अलग देशों के शब्द हमारे यहाँ पर हिंदी में मिक्स हो गए हैं, इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति जो है उसके आधार पर भी हम शब्द को वापस से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, यानी शब्द को किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से उसकी रचना की गई है, तो वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। फिर अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी मुख्य रूप से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, चौथा है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। उसी के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भी शब्द जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा अविकारी। अब हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द की उत्पत्ति या जन्म किस तरीके से हुआ है। पहला है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या है, हिंदी जो है वो हमारी पूरी कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। तो तत्सम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत के समान है, यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द जैसे थे वैसे ही हमने हमारी हिंदी में प्रयोग में ले, उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, जल, हस्त, यानी इन शब्दों को हिंदी में जिस तरीके से प्रयोग में ले रहे हैं वैसे ही संस्कृत में भी प्रयोग लेते हैं, और जैसे संस्कृत में प्रयोग में लेते हैं वैसे ही हिंदी में लेते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना कोई परिवर्तन के सीधे प्रयोग में लाए गए, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। अगला है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं, सारे शब्द किसके हैं, संस्कृत के हैं, लेकिन उनमें क्या कर दिया है, सुविधा के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया है और उसे हिंदी में प्रयोग में लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। जैसे अग्नि, संस्कृत में अग्नि शब्द है,
वही तत्सम है। लेकिन जब हिंदी में इसे प्रयोग में लिया, लोगों को बोलने में कठिनाई हुई, तो उसे तोड़ मरोड़ कर प्रयोग में लिया। तो अग्नि को क्या कर दिया? आग। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ऐसे लिख दिया कि अग्नि का तद्भव शब्द लिखो तो क्या हो जाएगा? आग। उसी तरीके से जल, पानी, हस्त, हाथ, उष्ट्र तत्सम शब्द है, तो उष्ट्र का क्या बन जाएगा? ऊंट। इसी तरीके से देशज शब्द होते हैं। देशज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वे शब्द जो हमारे देश में सुविधा के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, यानी जिस तरीके से हमें आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे हमने उसे प्रयोग में लिया, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। जैसे कि बहुत सारे ग्रामीण इलाके जो शब्द होते हैं वे देशज शब्द ही कहलाते हैं। जैसे कि थाली, कटोरी, गिलास, और सब्जियों के नाम जैसे कि बैंगन, ये सारी चीजें क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। तो आपको अगर एग्जाम में ये आ जाए कि कोई सा भी ये बहुत सारे शब्द दे रखे और आपको कह दे कि देशज शब्द छाटिए, तत्सम शब्द छाटिए, तो देशज शब्द कौन से होंगे? जो ग्रामीण इलाके के हैं और हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लिया है, वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। उसी तरीके से विदेशी शब्द। अब विदेशी क्या है कि बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में पहले व्यापार करने के लिए आते थे। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, और बहुत सारे देशों के लोग जैसे कि पुर्तगाल से आते थे, चीन से आए, फ्रांस से आए, अरब से आए। तो वो सारे लोग जैसे ही व्यापार करने के लिए आते थे, वो उनकी उधर की भाषा जो है हमारे इधर बोलने लगे, और हमारे इधर के जो व्यापारी थे, जो लोग थे, वो उनके संपर्क में आए, और इस तरीके से उन्होंने भी उन विदेशी भाषाओं को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, और उनका जब व्याकरण बनाई गई हमारी हिंदी, तो उन शब्दों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि ये शब्द जो है वो भारतीयों की भाषाओं में प्रयोग में लाए गए। अब विदेशी भाषा के शब्द जैसे कि अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा के शब्द आएंगे, फ्रेंच के आएंगे, अरबी आएंगे, फारसी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम, चीनी है, तो हमारे यहाँ पर प्रयोग में लाए गए और वे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। जैसे कि स्कूल, टाई, बेल्ट, ऑफिस, ये सारे शब्द कौन से हैं? अंग्रेजी। उसी तरीके से और तहसील, औरत, ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। तो इस तरीके से जो विदेशी लोग जो यहाँ आए थे और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, और वही भाषा जब हमारे यहाँ के लोगों ने अपने जीवन में प्रयोग में लाई गई, तो वो भाषा कौन सी कहलाती है? विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से बिना कोई परिवर्तन के हमारे हिंदी में प्रयोग में लाए गए, वे शब्द तत्सम कहलाएंगे। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के तो है, लेकिन उन्हें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है, तो वे तद्भव शब्द कहलाएंगे। देशज शब्द जो हमारी आम जीवन शैली में प्रयोग में लाए जाते हैं, वे देशज शब्द हैं। और विदेशी जो दूसरे देशों के शब्द है और हमारे यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, तो वे विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से रचना या बनावट के आधार पर शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 3। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या है कि जब पूरा शब्द है और उसको हम टुकड़े कर रहे हैं और उन टुकड़ों का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, यानी परंपरा से हम उसी रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, ज प्लस ल, तो ज और ल इन दोनों का अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तभी इसका अर्थ निकलता है, तो वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इसी तरीके से यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और जब उन्हें हम अलग अलग करते हैं तो दोनों का ही सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे कि
यौगिक शब्द, दो शब्दों से मिलकर बने हैं, और जब उनको हम अलग अलग करेंगे तो उनका सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे कि पाठशाला, कितने शब्दों से मिलकर बना है पाठशाला? दो शब्दों से, पाठ और शाला। तो दोनों का ही अपना अलग अलग अर्थ निकल रहा है। और जब जैसे शाला हम हटा देते हैं तो पाठ का भी अर्थ है और शाला का मतलब भी अर्थ है, इसीलिए पाठशाला। और योग रूढ़ जो शब्द है वो तीसरा अर्थ देता है, जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, तो किसे कहते हैं हम? कृष्ण को। थैंक यू सो मच। आगे की क्लास हम कर लेंगे और ये आप आपकी बुक में देखते रहना। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, एसेट्रा। आगे और भी डेफिनेशन है, देखना कंटिन्यू करते हैं हम आज। नेक्स्ट है आपके फोर्थ नंबर, कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैज मोर देन द फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट। कंपोजिट नंबर का मीन्स क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके मोर देन फैक्टर्स होते हैं, वन के अलावा मोर देन फैक्टर, जैसे 4 है एज ए एग्जाम्पल। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट के मीन एग्जाम्पल 4 है आपके, इसमें अब इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 तो ऑलरेडी है ही, 2, 4। अब इसमें क्या हो गया? मोर देन 2, मतलब 2 से भी ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। इसमें क्या होता है? मोर देन फैक्टर्स होते हैं, तो ये वाले आपके कंपोजिट नंबर है। इसमें प्राइम नंबर यूज़ नहीं होंगे, जैसे 2, 3 मैंने बताया था कि प्राइम नंबर में ओनली फॉर 2 फैक्टर ही होते हैं, या तो एक 1 होता है या फिर एक खुद नंबर होगा। क्लियर? इस तरह से आपके कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपके ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम का मीन्स क्या होता है कि ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 का होगा, क्या होगा? और ऐसे कंटिन्यू प्राइम में, और ये हमेशा क्या होते हैं? ट्विंस मतलब पैर में होंगे, ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप 2 डिजिट में होंगे, 2 नंबर्स में होंगे। एज ए एग्जाम्पल ट्विंस प्राइम का जैसे आपने ले लिया 3 and 5, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस 2 का है, और क्या है? कंटिन्यू लगातार है ना, जैसे 3 के बाद है 5 आ रहा है, तो ये एक पूरा क्या हो गया? एक ट्विंस प्राइम हो गया। क्या हो गया? एक ट्विंस प्राइम, मतलब पैर में होगा, मतलब आपको पैर में इसको डिनोट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके ऐसे और भी प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट है आपके को प्राइम। को प्राइम नंबर का मीन्स क्या होता है? जिसमें फैक्टर हमेशा क्या होता है? ओनली फॉर 1 कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैक्टर ओनली 1। अगर 1 से ज़्यादा कॉमन मैच हो रहे हैं, जैसे आप कॉमन फैक्टर यूज़ करते हो, फैक्टर फाइंड करके दोनों में कॉमन अगर 1 ही होता है, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो को प्राइम नहीं होंगे, और 1 ही होगा, ओनली फॉर एक ही मैच हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? को प्राइम। एज ए एग्जाम्पल इसको भी समझ लेना। को प्राइम, जैसे आपने कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लिए, जैसे आपने 2 और 3 ले लिया, ये तो ऑलवेज क्या हो जाएंगे? को प्राइम होंगे। कैसे होंगे? देखना, जैसे 2 के आपको पे क्या करना है? चेक कैसे करना है? फैक्टर ऑफ 2। आपको 2 के फैक्टर बताना है। 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 and 2, 1 and 2 हो जाएंगे। एंड 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 and 3। अब इसमें मैंने आपको कहा था कि ओनली फॉर 1 ही कॉमन मैच होना चाहिए, तो अब इसमें देखना ओनली फॉर 1 कॉमन ही फैक्टर मैच हो रहा है, इसके आगे और ज़्यादा तो हो नहीं रहे, ये दोनों डिफर है, तो ये इसका मीन्स ये क्या है कि 2 and 3 क्या है? को प्राइम्स, और ये भी पैर में ही होंगे। क्या होंगे? पैर में। हमेशा ये ध्यान रखना कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? मतलब जितने प्राइम नंबर पैर में होंगे, जैसे हमने 2, 3 ले लिया, हमने 5, 7 ले लिया। क्लियर? तो इस टाइप से हम जो भी प्राइम नंबर अगर हम को प्राइम चेक करते हैं तो उसमें वो हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम ही होते हैं, जो भी प्राइम नंबर पेयर में होंगे। क्लियर? जैसे आपने कोई नंबर ले लिए, इवन ऐसे कुछ नंबर ले लिए, जैसे कंपोजिट नंबर आप यूज़ करते हो, जैसे 6 and 9 ले लिया। ठीक है? अब इसको चेक करना है कि आपको ये कि को प्राइम है या नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो इसके भी आपको क्या करना है? आपको फैक्टर फाइंड करके कॉमन ही मैच करना है, यही आपको को प्राइम करना है। ठीक है? अब इसमें फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर क्या हो गए? 1 तो आपको लेना ही है, 2,
एंड 4। क्लियर। अब जैसे 9 का फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, 3 एंड 9। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें 1 मैच हो रहा है, ठीक है, और कोई मैच हो रहा है, तो इसका मीन्स ये क्या हो जाएगा 4 और 9 क्या हो जाएगा को प्राइम, क्या हो जाएंगे को प्राइम। अब इसमें और भी मैच होता है, जैसे बाई चांस यहाँ पे 2 होता और यहाँ पर भी 2 होता, तो एक और मैच हो रहा है यहाँ पर, तो ये वाले जो नंबर होता है वो को प्राइम नहीं होता। जैसे हम एग्जाम्पल 4 और 6 लेके देख सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 भी इसमें 2 1 तो कॉमन आएगा ही, दोनों 1 1 भी मैच हो रहे हैं और 2 भी मैच होगा ना, तो इसका भी 2 फैक्टर होता है, इसका भी 2 फैक्टर, तो ये दोनों मैच 1 से ज़्यादा हो गए, मैच 1 से ज़्यादा मैच हो गए, तो ये क्या चीज़ हो गई, ये को प्राइम नहीं है। और ये वाले क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर, जिसमें क्या होता है ओनली फॉर 1 फैक्टर ही कॉमन होता है। क्लियर। तो ये आपकी डेफिनेशंस थी, तो आपको ये लिखनी है, मैंने आपको बताया था। एक लास्ट आपके और है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट का मीन्स क्या होता है सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर और जिसमें 2 2 का डिफरेंस हो, मतलब सेट ऑफ जिसमें 3, जैसे पेयर 2 का तो ट्विंस प्राइम होते हैं। अब इसमें क्या होगा प्राइम ट्रिपलेट, इसमें 3 नंबर्स होंगे। 3 नंबर्स कैसे होंगे, जैसे 3 और उनके बीच में भी 2 का डिफर ही होना चाहिए, क्या 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब ये देखो ऐसे कंटिन्यू प्राइम्स नंबर है जिनके बीच में 2 2 का डिफरेंस है, 3 5 और 7, तो ये कौन सी हो गई प्राइम ट्रिपलेट, क्या हो गई प्राइम ट्रिपलेट। क्लियर। तो इस टाइप से आपको ये, अब ओनली फॉर एक ही ऐसी प्राइम ट्रिपलेट है जिसमें 2 2 का डिफरेंस है और एक कंटिन्यू नंबर आ रहा है कि 3 5 7, ओनली फॉर एक 1 ही है, ठीक है। जैसे आपको प्राइम ट्रिपलेट अगर पूछा जाए तो आपको डाय ओनली फॉर यही लिखने की 3 5 7, तो ये आपकी कौन सी होगी प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। जितने भी डेफिनेशन है इनको लर्न करना है आपको। नेक्स्ट आपके देखना प्राइम, अब आपके इसमें चार्ट बना रखा है जिसमें प्राइम नंबर दे रखे 1 to 100 के बीच में, ये भी आप देखना कि 1 to 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100, 21 to 30, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में इतने प्राइम नंबर्स आते हैं। क्लियर। यस। अब जैसे आपके एक्सरसाइज नंबर 2.2 लेट द स्टार्ट राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा था कि आपको इसमें 36 जैसे जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबके आपको फैक्टर्स बताने, और फैक्टर मैंने आपको बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं, जो भी नंबर दे रखा था वो कौन कौन सी टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है फैक्टर हो जाती है। तो इसमें 36 दे रखा है, अब 36 इज़ इवन, तो इसका मीन्स 2 तो है ही है, 2 से डिवाइड हो गई, तो एक 2 तो फैक्टर है ही, एक 1 भी है, और भी देखो इसमें आपको टेबल पता होना चाहिए। अब इसमें देखना 36 है, अब 1 इसके फैक्टर बता रही हूँ मैं आपको 36 के, एक तो 1 के टेबल में, नेक्स्ट है 2, देन 3, देन 4, क्लियर, 5 9 6 7 9 8 9 10 11 12, मतलब इसका मीन्स ये हो रहा है कि किस किस टेबल में ये 36 डिवाइड हो रहा है, आपको ये बताना है। तो 1 2 3 4 12, ठीक है 12 तक हो गया, देन 13 नो, 14 15 नो, 16 नॉट, 17 नॉट, 18, क्लियर 18। अब 18 के बाद क्या आ जाएगा 19 20 21 22, तो इस टाइप से आपको लास्ट क्या हो जाएगा आपके एक 36, कि 36 के टेबल में भी 36 आता है ना, तो इस टाइप से आपको जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब आपको लिखने हैं। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में यही है कि आपको जितने भी इसमें नंबर दे रहे हैं जैसे 60 है तो वो कौन कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो आपको ये लिखना है। तो इसको ऐसे लिखोगे आप फैक्टर्स ऑफ 36, फिर करके आपको इक्वल में ये चीज़ आपको लिखनी है। क्लियर। तो आपके ये जो भी रिमेनिंग्स हैं वो आप देखना कौन कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है और कॉमा करके लिखते जाना। क्लियर। अब सेकंड है आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट इवन एंड ऑड नंबर। अब इसमें आपको इवन एंड ऑड नंबर चूज़ करने मीन्स अलग अलग करना है। तो इवन और ऑड क्या होता है, और इवन मीन्स डिवाइडेड बाय 2 और ऑड मीन्स नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब 23 है, 23 क्या ऑड हो जाएगा, फिर आपके 34 नेक्स्ट है इवन, नेक्स्ट 71 ऑड है, 320 इवन। अब इसमें मैं आपको ये भी बताया था कि लास्ट यूनिट इज 0 2 4 6 8 है, तो वो भी इवन नंबर में ही आता है, तो आप डायरेक्टली भी पता लग सकते हो, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये भी 320 है तो ये भी क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, और ई वाला भी आपके ऑल इवन है। क्लियर। यस। अब नेक्स्ट है आपके
थर्ड क्वेश्चन, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन। अब मैंने कहा था ना आपको कि प्राइम नंबर आपको 1 to 100 के बीच में तो पता होना चाहिए, तो प्राइम नंबर आपके देखना, अब इसमें प्राइम नंबर लिखने हैं जो दे रखा है वैसे 10 और 40 के बीच में, 10 और 40 के बीच में आप कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं वो आपको लिखने, जैसे 11 है, क्लियर, 13 है, जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, क्लियर, 11, 13, 17, 19, क्लियर, तो 23। तो इस टाइप से आपको चार्ट में देखकर, नहीं तो आपको लर्न करके फिर उसको लिखना है, तो 10 और 40 के बीच में ही लिखने, उससे ज़्यादा नहीं। सेकंड है आपकी बी क्वेश्चन 80 and 100। अब 80 और 100 के बीच में जितने भी आ रहे हैं वो लिखने हैं आपको। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखना, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 1 नहीं होगा, क्या होगा, 2 होगा, कि 1 तो ना तो प्राइम नंबर है कुछ भी, उसको ओनली फॉर ओड माना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना, कंपोजिट भी नहीं है वो, ओनली फॉर ओड नंबर है वो, तो इसमें आपको प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 2 लेना है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 2। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा राइट ऑल इवन प्राइम नंबर। अब इसमें ऑल इवन प्राइम नंबर, और ऑल इवन प्राइम नंबर जो प्राइम भी होना चाहिए और साथ साथ में इवन भी होना चाहिए। अब प्राइम नंबर तो क्या है, जैसे 2, क्लियर, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है, तो ओनली फॉर 2 एक ऐसा है नंबर जो इवन भी आएगा और प्राइम भी है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सब ओड में ही आ रहे हैं आपके, तो ओनली फॉर 2 ही आपको इसमें आंसर क्या लिखना है, ओनली 2, क्लियर, जो प्राइम भी है और साथ में इवन भी है। नेक्स्ट है आपके राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। अब इसमें आपको ओड प्राइम नंबर बताना है, जो ओड भी हो और प्राइम भी हो, तो क्या 2 तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा 3, जो क्या है प्राइम भी है और साथ साथ में क्या है ओड भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 3, क्लियर। बुक में लिखते जाना सामने, और ये सब सॉल्व करना है आपको नोटबुक में। सेकंड आपके फिफ्थ वाला है लिस्ट ट्विन प्राइम बिटवीन 1 and 50। अब ट्विन्स प्राइम बिटवीन, ट्विन्स प्राइम मैंने आपको बताया था डिफर बाय 2, मतलब 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो इसमें 1 and 50 के बीच में आपको बताने हैं। एक तो मैंने आपको बताया था 3, 5, ऐसे ही आपको लेना है 5, 7, क्लियर। उसके बाद आपके हो जाएगा 11, 13, क्लियर। नेक्स्ट है आपके 17, 19, इस टाइप से आपको इसमें लिखने हैं। ये आप देख लेना कि कौन कौन से प्राइम कौन कौन से आ रहे हैं जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। 1 to 50 के बीच में ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ओड नंबर एज द सम ऑफ द 3 ओड नंबर। अब इसमें आपको क्या करना है, इसे क्वेश्चन दे रखा है 15, क्लियर। अब इसमें आपको ऐसे 3 ओड नंबर यूज़ करने जिन ओनली फॉर ओड नंबर ही यूज़ करना है जिनका सम होगा 15। ऐसे आपको 3 ओड नंबर ले लें, जैसे फर्स्ट है आपके 15, ये ऑलरेडी ओड ही है, क्लियर। अब इसमें देखना जैसे ओड 15 है, अब इसमें सम ऑफ 3 ओड नंबर, तो जैसे हम क्या ले लेंगे, एक तो हम ले लेंगे 3, आपको चेक करना है ओड नंबर ले चेक करने 3 यूज़ करने, तो ये भी ध्यान रखना कि 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं करने। तो एक तो हमने 3 ले लिया, क्लियर। एक हमने ले लिया 5, ऐसा सम आपको 3 लेने हैं कि जिसका सम 15 हो जाए। तो एक हमने 3 ले लिया और एक हमने 5 ले लिया और एक मैंने ले लिया 7, क्योंकि मैं 1 नहीं ले सकती, 1 लूँगी तो यहाँ पर मेरे 15 नहीं आएंगे, क्लियर। अब इसमें देखना 7 और 5 12, 12 और 3 15 आ गया ना सम, और 3 हमने 3 ही यूज़ करने, ज़्यादा यूज़ करने ही नहीं। तो इस टाइप से आपको इसमें करने, बाकी के आपके 49 और 31 आपको इसमें ठीक मतलब गैसिंग करके आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ओड नंबर लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो आप आज मैंने आपके क्लास में 6 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है और आपको पूरे सिस्टमेटिक नोटबुक में करने, क्लियर। तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग क्लास, पार्ट 8 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 7 तक हमने डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ा था, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से आपको कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। प्रोटीन की कमी से देखा था हमने क्वाशियोरकर और मेरेस्मस, 2 डिजीज़ को छोड़ा था। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं विटामिन और मिनरल्स के बारे में। यहाँ दे रखा है प्रोटीन और फैट हो गया था, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया था। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, यानी विटामिन की कमी से हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है और क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर हमारी बॉडी में पर्टिकुलर किसी एक विटामिन की कमी हो जाए। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है
जिसमें विटामिन ए बी सी डी का चार्ट बना हुआ है, देन मिनरल्स का एज इट इज़ चार्ट बना हुआ है जैसे विटामिन में। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से, अगर विटामिन डी की कमी अगर किसी चाइल्ड में होती है तो वो उस चाइल्ड की पोजीशन या स्ट्रक्चर जो बॉडी का होता है वो कुछ इस तरह से रूप ले लेता है, इसको बोलते हैं रिकेट्स। यहाँ जैसे दे रखा है डेफिशिएंसी डिजीज़, क्या बीमारी होगी और किसकी कमी से क्या होगा, ये यहाँ पे विटामिन के नेम दे रखे हैं। विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम है तो नाइट ब्लाइंडनेस, विच इज़ नाइट ब्लाइंडनेस का मीनिंग क्या होता है, विच इज़ द इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट। मतलब नाइट जैसे ही थोड़ा लाइट डिम होगा या जैसे ही लाइट की कमी हो जाएगी, ऐसी डिम लाइट में पर्सन को दिखाई देना बंद हो जाता है या कम दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से होता है। बी से होता है बेरी, जिसमें बेरी डिजीज़ में क्या सिम्टम क्या होते हैं इसके, तो यहाँ लिखा है स्किन डिजीज़, रिटार्डेड ग्रोथ और एनीमिया। एनीमिया यानी वही ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। रिटार्डेड ग्रोथ यानी ग्रोथ जो होती है डेवलपमेंट वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। और स्किन डिजीज़ यानी त्वचा से संबंधित सारी डिजीज़ हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है एट्सेट्रा, जिसको हम बोलते हैं बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में होता क्या है कि हमारे जो टीथ जहाँ पर अटैच होते हैं, गम्स जिसको बोलते हैं, वो गम्स हमारे स्वेल अप हो जाते हैं, सूजन आ जाती है उनमें, और उन्हीं से वापस ब्लीडिंग होने लगती है, यानी गम्स में से ब्लड का निकलना, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। स्वेल अप एंड ब्लीड, हमारे जो गम्स होंगे, मसूड़े, वो सूज जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी उनमें, और धीरे धीरे उनमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा भी उनमें कुछ खरोच आई तो उनमें तुरंत ब्लड निकलेगा। तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी, जिसको बोलते हैं हम स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से नेक्स्ट होगा आपको रिकेट्स, विच अफेक्ट चिल्ड्रन बोन मेकिंग देम सॉफ्ट एंड बेंड। यानी कि इसमें ये जनरली चिल्ड्रन में होती है, बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा होती है, जिनमें उनकी बोन्स जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और बेंड होने लगती है, यानी कहीं से भी क्या हो जाती है, सॉफ्ट होके बेंड हो जाती है। दिख रहे हो आप, इस बच्चे की जो लेग्स की जो बोन्स है वो सारी क्या होने लग गई है, बेंड होने लग गई है। विटामिन के की कमी से आपको हो सकता है एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स। अगर विटामिन के नहीं है तो आपका क्लोटिंग ऑफ ब्लड मैकेनिज्म अधूरा रह जाएगा। मतलब जहाँ पर भी आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद आपको वहाँ पर हमेशा क्या हो जाता है कि ब्लड क्लोटिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लोट हो जाने की वजह से ब्लड बाहर नहीं निकलता। तो वहाँ पर क्लोटिंग मैकेनिज्म जो होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। अगर विटामिन के आपकी बॉडी में कम है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी फ्रॉम वाउंड, यानी घावों से ज़्यादातर खून बहता जाएगा, ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म ही नहीं होगा, जिससे आपका ब्लड लॉस हो सकता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है विटामिन की टेबल। आपको नोट्स में क्या करना है, जैसे यहाँ पे लास्ट स्लाइड लेते हैं हम कि आपने कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन जो देखा था, इसमें आपको सिर्फ डिजीज़ के नेम लिखने कि ज़्यादा से आपको ओबेसिटी होती है, कम से आपको क्या हो सकता है, तो मेंटल स्ट्रेस और टायर्डनेस हो सकता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन से मैंने आपको लिखवाया है क्वाशियोरकर और मैरेस्मस। तो आप सिर्फ यहाँ पे डिजीज़ का नेम लिखो, पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में नोट्स बना दो काम की बात कि इससे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लोगे तो ओबेसिटी होगी, कम लोगे तो क्या होगा, प्रोटीन की कमी से क्या होगा, फैट की कमी से क्या होगा, और देन विटामिन आ जाएगा। तो विटामिन की मैं आपको पूरी ये टेबल ड्रॉ करनी है। आपको जैसे ये टेबल दे रखी है नोट्स में, आपको ये टेबल बनानी है। बनाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ बना के रख देनी है, होमवर्क इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बना के आप लर्न भी कर सकते हो। तो जो चीज़ लिख देते हो वो इजीली याद हो जाती है, इसलिए लिखने को बोलते हैं। तो नोट्स में आप ये चीज़ लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये थोड़ा बहुत लर्न हो जाएगा, देन रिवाइज कर देना। अब है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल। विटामिन की टेबल बनाने के बाद मिनरल्स की बात करते हैं। दो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज, द एब्सेंस ऑफ मिनरल इन फूड ऑल्सो लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब ये कि भले ही मिनरल्स की बॉडी में बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, पर अगर मिनरल्स की कमी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बॉडी में, तो हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती है और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। यहाँ पे कुछ जैसे टेबल्स विटामिन्स की दी थी वैसे ही मिनरल्स की दी है। आयरन की डेफिशिएंसी से आपको होता है एनीमिया। कैल्शियम की कमी से आपको एनीमिया तो पता ही है, ब्लड की कमी हो जाती है एनीमिया में। कैल्शियम अगर कम है बॉडी में तो स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगी, रिकेट्स हो जाएगा जिसमें बोन्स बेंड हो जाती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। फॉस्फोरस अगर कम है बॉडी में तो वीकनेस होगा, सॉफ्ट बोन्स हो जाएगी, वही चीज़ें जो इसमें थी। और ब्रिटल टीथ, हमारे टीथ जो होते हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं।
सोडियम अगर कम है बॉडी में तो मस्कुलर क्रैम्प होगा, टाइम पे थोड़ा सा वर्क कर लिया तो मसल्स में पेन होने लग जाएगा, मसल्स में क्रैम्प बनते हैं। ये क्रैम्प किसके बनते हैं? तो लैक्टिक एसिड के बनते हैं। जब भी हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते तो लैक्टिक एसिड के क्रैम्प मसल्स में बनते हैं जो हमें पेनफुल होता है। पोटेशियम की अगर आपकी बॉडी में कमी हुई तो मसल वीकनेस हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, वीक नर्व रिस्पॉन्सिवनेस, यानी हमारी नर्व्स जो होती है, जितना हम सेंसिटिविटी से काम करती है हमारी बॉडी उतना प्रॉपर वो वर्क नहीं कर पाएगा। यानी कुल मिला के कहो तो सारी नर्व्स काम करना स्लो कर देती है, जिसको ज़्यादा अगर हो जाए तो उसको हम पैरालाइज बोलते हैं। तो अगर पोटेशियम बॉडी में कम है तो पैरालाइज हो सकता है। आयोडीन जो होता है उसकी कमी से पता ही है आपको गॉइटर होता है, सॉल्ट में लेना चाहिए आयोडीन। मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटल ग्रोथ, यानी ऐसे बच्चे जिनमें आयोडीन की अगर कमी हो तो उनका मेंटल जो हेल्थ होती है वो डिस्टर्ब होती है, मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे बच्चे। स्टंटेड ग्रोथ, उसके बाद यही है कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब आप ये क्या करोगे, ये पूरा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन जो आपको दिखाई मिल जाते हैं बुक में से वो कंप्लीट करना, सारे ही मिल जाएंगे, मैंने देख रखे हैं सारे, वैसे भी बुक से ही सॉल्व करवाते हैं हर साल। तो आप ट्राई करना, यहाँ से उन क्वेश्चंस को ढूंढ लेना, ये बुक में ही फिलअप कर देना। वेरी शॉर्ट MCQs, और जैसे MCQs दे रखे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर शायद मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स ये दे रखा है। तो ये सारा जो A सेक्शन होता है वो बुक में ही फिलअप कीजिए आप। बचा हुआ जो वेरी शॉर्ट से लेकर लॉन्ग आंसर है उनमें जो आपको बुक में मिल जाते हैं वो आप कीजिए ट्राई। आप अपने होमवर्क में एज ए चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, उसके नोट्स कंप्लीट करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सोशल साइंस के अंदर थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम हंटर टू फार्मर्स। आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा अर्लीस्ट सोसाइटीज़। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार लोग अपना जीवन बिता रहे थे, और इसमें जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें भी ये लेसन उससे रिलेटेड है। मेसोलिथिक एज जो खाली फर्स्ट पार्ट दे रखे हैं, पैलोलिथिक एज वो इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन मेसोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज या कह सकते हैं न्यूलिथिक एज के बारे में भी हम इस लेसन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसमें फर्स्ट लेसन का नाम है आपको क्या दे रखा है, फ्रॉम हंटर टू फार्मर्स। शिकारी से वो किसान कैसे बने, फार्मर बनने की जो प्रोसेसिंग थी वो क्या है, वो इसके अंदर हम देखेंगे। आपने जो उस लेसन में पढ़ा वो पूरा इसी से रिलेटेड है, कुछ इसमें डिफरेंट आ गया है, देखते हैं अपन। फर्स्ट दे रखा है मेसोलिथिक पीरियड, वही मध्य पाषाण काल कह सकते हो, मिडिल एज कह सकते हो आप इसको। एट द एंड ऑफ पैलोलिथिक एज, जब पैलोलिथिक एज का पूरा पाषाण युग का एंड होता है, विच लास्टेड फॉर मोर देन अ मिलियन ईयर्स, द क्लाइमेट स्टार्टेड टू गेट वार्मर। अपन ने पढ़ा था लास्ट लेसन में, आइस एज का एंड हुआ, यानी कि जो ग्लेशियर थे बर्फ के वो पिघलना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जैसे ही आइस एज का एंड हुआ था तो कौन सा एज आया था, मेसोलिथिक एज। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, द क्लाइमेट स्टार्टेड टू गेट वार्मर, यानी कि अब जलवायु क्या होने लगी थी, गर्म होने लगी थी। इट रिजल्टेड, इसका परिणाम क्या निकला, द ग्रोथ ऑफ सेवरल प्लांट एंड एनिमल्स स्पाइसेस। इसका परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे कुछ प्लांट, पेड़ पौधे और एनिमल्स अलग अलग प्रकार के उनकी ग्रोथ होने लगी थी। इट मेड लाइफ बेटर फॉर द अर्ली ह्यूमंस। अब क्या हो गया कि लोगों का जीवन जो था वो क्या हो गया, बेटर हो गया, अच्छा होने लगा था। दिस पीरियड इज कॉल्ड द मेसोलिथिक एज। इस पीरियड को किस नाम से जाना जाने लगा, मेसोलिथिक एज के नाम से जाना जाने लगा। The changes that took place in nature during the Mesolithic age changed the life of the early hunter-gatherer in many ways. अब क्या हुआ, यहाँ पर नेचर में चेंज हुआ, प्रकृति में चेंज हुआ, तो इन लोगों की लाइफ में भी क्या हो गया, चेंजेस हो गया। कैसे हुआ, हंटर गेदर से ये बहुत सारे चेंजेस आए थे। इसमें पर्टिकुलर एक ही चेंज नहीं आया था कि हंटर से क्या हो गए थे, फार्मर बन गए थे, उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस आए थे। अब देखो क्या क्या हुआ था, दे स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल टूल्स नोन एज माइक्रोलिथ। लास्ट लेसन में भी आया था, दे स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल टूल्स। इस समय इन्होंने छोटे छोटे टूल्स, आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा, पैलोलिथिक एज में बड़े बड़े पत्थर के टूल थे। अब जो नया युग आया था मेसोलिथिक, इसमें इन्होंने छोटे छोटे टूल्स बनाना स्टार्ट किया था, जिसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। यहाँ से आप अंडरलाइन कर देना, मेकिंग स्मॉल टूल्स नॉन एज माइक्रोलिथ। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज माइक्रोलिथ, क्या कहोगे, मेकिंग स्मॉल टूल्स। छोटे छोटे टूल्स का जो निर्माण किया गया उसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। आपको यहाँ पिक्चर में भी दे रखा है, मेसोलिथिक पीपल यूज्ड स्टोन टूल्स मेड फ्रॉम माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे छोटे
tools. These tools looked like stone blades and helped in activities like fishing and capturing bigger animals. ये अब क्या करते थे? These tools looked like stone blade. कैसे दिखते थे? ये ब्लेड के शेप के दिखते थे. And helped in activities. Activities का मतलब कौन कौन से कार्य करने में मदद करते थे? जैसे फिशिंग, कैप्चरिंग बिगर एनिमल्स, फिशिंग करना और बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनको कैप्चर का मतलब पकड़ने के लिए उनके काम में आते थे. The use of animal bones as tools along with stone marked the remarkable change in the life of man from the Paleolithic age to Mesolithic age. इसके साथ ही साथ क्या दे रखा है? The use of animals bone. एनिमल्स की जो बोन्स होती थी उससे भी वो क्या करते थे? अलग अलग प्रकार के स्टोन टूल्स और ऐसे टूल्स बनाते थे जिनके थ्रू भी उनका जो जीवन था वो क्या हो गया था? चेंज हो गया था. पैलोलिथिक एज के बजाय किस में आ गए थे? वो मेसोलिथिक एज में आ गए थे. और ये जो डेवलपमेंट हुआ था एनिमल्स की बोन्स का और छोटे छोटे टूल्स बनाना, ये कब हुआ था? मेसोलिथिक एज में हुआ था. फेवरेट प्लेसेस फॉर हैबिटेशन. हैबिटेशंस का मतलब होता है रहने के स्थान. अब उन लोगों के किसकी बात कर रहे हैं अपन? मेसोलिथिक एज पीरियड के जो लोग थे वो लोग कहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते थे? हमने लास्ट लेसन पढ़ा था उसमें लास्ट लाइन आई थी कि उनके प्रमाण, उनके प्रूफ हमको कहाँ से मिले हैं? सोन रिवर, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के कुछ नाम आए थे तो वहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था कि कौन कौन से स्थान पर उनके प्रूफ मिले हैं. तो यहाँ पर भी यही बता रखा था कि यानी कि वो रहते कहाँ पर थे. तो देखो क्या दे रखा है? द विंध्या, सतपुड़ा एंड कुमायूं हिल्स इन इंडिया आर वेरी रिच इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. अंडरलाइन करना, पीछे आपके क्वेश्चंस पे आएगा इसका. कौन कौन सी जगह है? विंध्या, सतपुड़ा एंड कुमायूं हिल्स. हिल्स का मतलब पहाड़ियाँ. इन इंडिया आर वेरी रिच इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुफाएं और चट्टानें हमको मिलती. कहाँ पर मिलती है? विंध्या, सतपुड़ा एंड कुमायूं हिल्स. It was during the Mesolithic age that these sites become a favorite places for habitation. क्या दे रखा है? मेसोलिथिक एज के जो लोग थे वो लोगों के रहने का फेवरेट स्थान जो था वो कौन सा था? विंध्या, सतपुड़ा एंड कुमायूं हिल्स. A number of Mesolithic sites are located on alluvial terraces along the river banks in all parts of the country. क्या दे रखा है? A number of Mesolithic sites are located on alluvial terraces. एल्यूवियल एक मिट्टी का नाम है, आप साइंस में भी पढ़ोगे. एक प्रकार की मिट्टी है. और टेरिस का मतलब आप जानते हो छत. अब एल्यूवियल टेरिस क्या कह सकते हैं? जलोढ़, जिसका ढलाव होता है ऊपर की तरफ. जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो एलोंग द रिवर बैंक्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये चीज़ हमने पहले से पढ़ी थी. वो लोग पहले नदियों के किनारे क्यों रहते थे? तो उसके रीज़न क्या थे? रिवर बैंक्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, क्योंकि उनको आसानी से कृषि करने के लिए पानी वहाँ पर अवेलेबल हो जाता था. बिरबानपुर ऑन द दामोदर रिवर बैंक्स ऑन द वन ऑफ देम. उसमें से किसका नाम आता है? दामोदर रिवर. इन मेवाड़ मेनी माइक्रोलिथ साइट्स अकर. मेवाड़ के अंदर भी, मेवाड़ के अंदर क्या आता है? अपने उदयपुर का जो क्षेत्र आता है उसको मेवाड़ के अंदर इंक्लूड करते हैं. मैनी माइक्रोलिथ साइट्स अकर, यानी कि वहाँ से भी बहुत सारे हमको माइक्रोलिथ की साइट्स क्या हुई? मिली हुई है. ऑन द डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं इसको इंग्लिश में, दक्कन का पठार. साइट्स आर कॉमन बोथ ऑन हिल्स टॉप्स एंड फ्लैट रॉकी प्लेन्स. उसके अलावा आपको और कहाँ पर मिलेगा? साइट्स आर कॉमन बोथ. दोनों प्रकार की साइट्स मिलेगी. कौन सी? हिल टॉप्स एंड फ्लैट भी मिलेगी और पहाड़ी क्षेत्र भी आपको मिलेगा. तो ये हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा? मेसोलिथिक एज के बारे में. उन लोगों के रहने की फेवरेट स्थान कौन कौन से थे? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या आएगा? विंध्या, सतपुड़ा एंड कुमायूं हिल्स. इन लोगों ने कौन कौन से पत्थरों टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था? तो आप वन वर्ड में भी अगर लिखते तो माइक्रोलिथ. माइक्रोलिथ के अंदर कौन से आएंगे? स्मॉल टूल्स. ये डेफिनेशन आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना. मेकिंग स्मॉल टूल्स नोन एज माइक्रोलिथ. उसके अलावा फर्स्ट लाइन, द विंध्या, सतपुड़ा एंड कुमायूं हिल्स इन इंडिया आर वेरी रिच इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. तो ये जो पार्ट पढ़ा था ये किसका पढ़ा था अपन ने? मेसोलिथिक एज के अंदर. यानी कि यहाँ पर इन लोगों, ये पूरा का पूरा अपने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था पूरा उससे रिलेटेड है. किस प्रकार से वो शिकार करते थे, किसके लिए यूज़ आते थे, ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ ली थी. अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है इस लेसन में आता है न्यू स्टोन एज, जिसको नियोलिथिक एज भी हम कह सकते हैं. द नियोलिथिक पीरियड ऑल्सो कॉल्ड द न्यू स्टोन एज. देखो दे रखा है, फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कर देना. नियोलिथिक एज को ही न्यू स्टोन एज कहा जाता है. Begun in India during 8000 to 4000 BCE. It was during this period that the people of the Neolithic age began to live as a village community.
अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर लोगों ने क्या सीखा था धीरे धीरे। अब न्यूलिथिक एज के हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ये लोग समुदाय के रूप में रहना स्टार्ट कर दिया था, ग्रुप बनाकर रहने लग गए थे। द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। अगर आप लोगों से पूछा जाए न्यूलिथिक एज के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इस पीरियड में उन्होंने एग्रीकल्चर कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। बट हंटिंग कंटिन्यूड टू बी देयर मेन लाइवलीहुड। लेकिन अभी भी कृषि तो करते थे, लेकिन अभी भी उनके जीवन जीने के अंदर के कह सकते हैं कि जीवन जीने का जो तरीका था, जो वो कार्य करते थे जीवन यापन के लिए, अभी भी वो शिकार तो करते ही थे। अब क्या हुआ था यहाँ पर, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब इन लोगों ने क्या किया, कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। और हर्डिंग का मतलब क्या होना, एक ग्रुप में रखना। पशुओं का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, हर्डिंग कहते हैं। Till about 8000 BC, the earliest people continued to be hunter-gatherer, but after that, their lives changed gradually as they learned to domesticate animals and started sowing seed to grow plants and grasses like wheat and rice. अब देखो क्या हुआ, इसके अंदर लोगों ने क्या किया, ग्रुप के अंदर रहना इकट्ठा कर दिया था। बट आफ्टर डेथ अब उनकी लाइफ यहाँ पर चेंज हो गई थी। उन लोगों ने क्या किया, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड स्टार्टेड सोइंग सीड्स, और साथ ही साथ उन्होंने बीजारोपण या कह सकते हैं कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। ग्रो प्लांट्स को उगाना, ग्रासेस लाइक व्हीट एंड राइस। आप लोगों से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले लोगों ने कौन सी फसल का उत्पादन किया था, तो अपना आंसर क्या आएगा, व्हीट एंड राइस। तो आप इसको यहाँ से अंडरलाइन कर देना, स्टार्टेड सोइंग सीड्स टू ग्रो प्लांट्स एंड ग्रासेस लाइक व्हीट एंड राइस। क्वेश्चन आएगा पीछे कि सबसे पहले किन फसलों का उत्पादन किया गया था, तो अपना आंसर क्या होगा, व्हीट एंड राइस। अब दे रखा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे किन किन पशुओं का पशुपालन स्टार्ट हो गया था, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो मैंने कहा है, जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन करवाई, उसको आप नोट्स के रूप में लिख देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कल हमने तंतु के बारे में पढ़ा था। आज देखिए, कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, यानी कि यह हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप और जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं, उनको हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होता है, रुई कपास से बनता है ना, जूट पादप से प्राप्त होता है। तो यह पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण है। ऊन, रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं, ऊन भी जंतु से प्राप्त होता है। अब ऊन किस किस से, खरगोश से, याक से तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकिन से खींचा जाता है, यानी कि रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। ऊन हमें खरगोश है, याक है, भेड़ है, ऊंट है आदि से के बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक तंतु जो जंतु और पादपों से प्राप्त होते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। हजारों वर्ष से हम इन पादप और जंतु से प्राप्त रेशों से ही हमने वस्त्र बनाए थे। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतु का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। अभी 100 साल से हम संश्लेषित तंतु के बने कपड़े पहन रहे हैं। अब ऐसे कौन कौन से, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लेषित तंतु के कुछ उदाहरण हैं। आज आप जाओ मार्केट में तो सस्ते, सुंदर, चमकीले जो रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, है ना, जो मानव द्वारा बनाए गए मानव निर्मित रेशे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, पॉलिस्टर, नाम आपने सुना होगा, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण हैं। अब देखो आगे, कुछ पादप तंतु जैसे रुई, पादप तंतु कौन से तंतु कहलाएंगे, ये प्राकृतिक तंतु, क्योंकि ये पादपों से प्राप्त हो रहे। रुई
पादप से प्राप्त तंतु। अब देखो, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाइयाँ अथवा तकियों में भी किया जाता है। रुई का उपयोग आप निम्न कार्यों में भी कर सकते हैं, गद्दों में, रजाइयों में, है ना, तकियों में। अच्छा, रुई की हम बत्तियां बनाते हैं दीपक करने के लिए। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियों जिन्हें आपने देख रहे हैं आप, कपास की तंतु से बना हुआ है। आप रुई को खींचो, है ना, आपको क्या करना है? रुई को खींचकर अलग करना। आप देखोगे उसके अंदर अलग अलग पतली लड़ियां हैं। रुई कहाँ से आती? इसे खेतों में उगाया जाता है। ठीक है, रुई कहाँ से आएगी? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। ऊन की खेती कहाँ होती है? जहां मृदा कैसी हो? मृदा का मतलब मिट्टी, मिट्टी कैसी हो? काली। जलवायु कैसी हो? उष्ण। क्या आप ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की खेती की जाती है? तो बिल्कुल। अच्छा, कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू के आकार के होते हैं। ये नींबू के आकार का एक फल होता है। उस फल को फूटने पर वह कपास बाहर की ओर निकल जाता है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और कपास तंतु से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों, रावों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। चित्र देखिए, आपको ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ ही बर्फ हो, है ना, बर्फ के गोले हो। तो ये नींबू के आकार के गोले हैं जो फूटने पर उसके अंदर से हमें रुई प्राप्त होती है। ठीक है, साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। इस परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा। और देखो, आपके सामने ही एक चित्र दे रखा है जिसमें वह कपास को ओट रहा है। आज आप यहीं तक एक बार रीडिंग कर लेना और मेन बिंदु आपको याद करना है। ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन सन्निकट मान के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल अपन ने डाइट सन्निकट मान को हल किया था। ठीक है, आज अपन सेपरेट सन्निकट मान को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो सेपरेट सन्निकट मान में करते हैं। सन्निकट मान सेपरेट 3000 दिया है। तो सेपरेट सपोज मैंने 432 का सन्निकट मान क्या होगा? तो क्या होगा? 432 का सन्निकट मान, सन्निकट मान क्या होगा? डिवाइड सेपरा। अब ये पूरा 400, ठीक है, 432 जो है वो 400 के पास में आते हैं या 500 के पास में आते हैं। यानी 400 से लगा करके आपको 500 के बीच में जो संख्या आती है उसको देखना है। 432 ये 450 सेंटर में आता है। अब 432 इधर है या इधर है? तो 432 इधर है, ध्यान से देखो। 432 400 की तरफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 432 का सन्निकट मान क्या आएगा? 400। क्या आ जाएगा? 400। ठीक है, बस समझ में आ गई। उसी प्रकार मान लो लिखते हैं 967, 967 किसके पास में आता है? 900 और 1000 के बीच में। तो 950 के सेंटर में आता है। 950 के इधर आएगा 967, यानी 950 का सन्निकट मान कितना होगा? 1000। ठीक है, अब ये हो गया सेंटर वाला। तो इसीलिए मैं कहूँ ढाई का सन्निकट मान मान सको, इसलिए ढाई का दिया। ढाई में क्या है? 32 है। 32 किसके पास में आता है? 30 से 40 के बीच आता है। और बीच में क्या है? 33। 32 किसके पास में आएगा? तो क्या है इसका? 430। क्या है इसका सन्निकट मान? 430। अब अपन प्रश्नावली 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से प्रश्नावली 1.3 सवाल में पहला देखो।
व्यापक रूप का नियम प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए और जोड़ने, घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण बताइए। ठीक है, आपको सवाल नंबर पहला देखना है 730, सवाल नंबर पहले का पहला 730 प्लस 998। अब देखो यहाँ पे आपको क्या है सैकड़ा, तो आपको सैकड़े तक जाना है। ठीक है, सैकड़े तक आपको समीकरण मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 730 का क्या करना है सन्निकटन मान पता लगाना है। इसका 730 का सन्निकटन मान देखो मान। अब आपको बताना है ये 730 के अंदर 100 पे सैकड़े की बात कर रहे हैं, यानी 700 और 800 के बीच की बात कर रहे हैं, सीधी गणित है। और ये जो 750 के सेंटर में आता है 750 सेंटर में, तो 730 का आएगा, 750 में इधर आएगा, क्योंकि 750 से कम है तो इधर आएगा। इसका मतलब किसके पास में 700 के पास में, इसका मतलब यहाँ 500 आएगा। इसका 730 का समीकरण मान क्या आएगा 700। इसी प्रकार आगे दूसरा देखो, इसके साथ कौन है 998, क्या है 998 का सन्निकटन मान। इसका सन्निकटन मान क्या है देखो 900 ये तो क्या 900 और इधर क्या हो गया 1000 हो गया, बीच में क्या आएगा 950। अब आपको बताना चाहिए 998 किसके पास में आता है 1000 के पास में आता है, जिधर 900 के पास में आया 998 1000 के पास में आएगा। तो इसका समीकरण मान क्या आएगा 1000। तो इन दोनों का समीकरण मान निकाल के अब इसको हल करो। देखो 730 का समीकरण मान कितना है 700 प्लस 998 का कितना है 1000, ये कितना आ गया 1700। बात समझ आ गई। समीकरण मान लिया अपने, इसके अंदर सैकड़े तक देखा। इसका दूसरा सवाल इसी तरह से करना है, सैकड़े तक की समीकरण मान देखना है। ठीक है, अपन इसका चौथा सवाल देख लेते हैं डी वाला। पहले का चौथा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल लीजिए। 28,292 माइनस 21,496। ठीक है, अब इसके अंदर अपन सीधी बात है 1000 तक जाते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे 1000 में संख्या आपके पास है, तो इसका समीकरण मान के अपन 1000 में देखेंगे। तो देखो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधी बात ध्यान में रखिए। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ 9, यहाँ 292 किसके पास में आता है 1000 में। देखो 1000 में किसके पास में आता है 0 के पास में आता है, और इधर 1000 के पास में आएगा। तो इस 292 का ध्यान से देखना, 292 का जो समीकरण मान आएगा पूरा वो क्या होगा ध्यान से देखना 28,292 का समीकरण मान 28,000 0 के पास में आएगा, 292 ये तो कैंसिल हो और ये होता है 1000 होता है। क्योंकि अपन 1000 में चल रहे हैं तो 292 तो 5000 से 500 से कम है, तो 0 पे इसका जो समीकरण मान आएगा वो क्या है 28,000 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 28,000 क्या रहेगा 292 का समीकरण मान 0 होगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 21,496 का समीकरण मान, इसका समीकरण मान क्या है ध्यान से देखना। इसके अंदर 496 0 के पास में आते हैं, 1000 के पास में आते हैं, 0 के पास में आएंगे 496, इसके अंदर भी क्या होगा 21,000 आ जाएगा। क्या आएगा 21,000। तो इसका आंसर क्या आएगा 28,292 का समीकरण मान क्या आएगा 28,000 और 21,496 का क्या आएगा माइनस 21,000। इसका आंसर क्या आएगा 7,000। क्या आंसर आ गया इसका 7,000। ये हो गया इसके पहले का पहला सवाल और चौथा सवाल। ठीक है, दूसरा तीसरा आपको करना है। आगे चलते हैं इसी कड़ी में, आगे चलते हैं अपन सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। इसी का पैटर्न क्या था आपके देखो, सवाल नंबर दूसरा देख रहा हूं मैं इसी कड़ी में।
एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट ज्ञात है। यानी आपको एक 100 तक सन्निकट मान भी ज्ञात करना है और एक 10 तक सन्निकट मान भी ज्ञात करना है, यानी दाई तक देखना और सैकड़े तक सन्निकट मान देखना है। सवाल नंबर पहला लेकर हूं मैं, पहले का दोनों उत्तर से बताऊंगा मैं आपको। 439 प्लस 1, 439 प्लस 334, किताब में लिखा हुआ आपके ध्यान से देखना। फिर लिखा हुआ 4317, 4317, ये आपका सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल। इसके अंदर मैं सैकड़े तक सन्निकट मान बताता हूँ और 10 तक सन्निकट मान ज्ञात करते हैं, इसको बता दें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सैकड़े तक। देखना इधर 100 तक सन्निकट, देखो इधर। तो पहले बात करते हैं 100 तक सन्निकट। देखो 100 तक सन्निकट की बात कर रहे हैं। फिर इसी सवाल को मैं 2.5 तक या 10 तक सन्निकट बताऊंगा। 100 तक सन्निकट में मैंने आपको पहले ही बताया था 434, 439 का सन्निकट मान क्या होगा? 439 का आपको पता होना चाहिए 400 और 500 के बीच में आता है और 450 सेंटर में आता है। 439 किसके पास में है? 400 के पास में आएंगे या 500 के पास में आएंगे? क्योंकि तीन संख्या है, 1 2 3 तीनों संख्या को ले लिया तो 439 जो होंगे वो 400 के पास में आएंगे। तो 439 का सन्निकट मान कितना हो गया? 400। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो 334, 334 का सन्निकट मान क्या आ जाएगा? 334 का सन्निकट मान क्या है इसका? 334, 300 और 400 के बीच में आता है तो 34 300 के पास में आएंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 300। क्या आ जाएगा? 300। उसी प्रकार 4317, 4317 का सन्निकट मान, 4317 का सन्निकट मान होगा तो ध्यान से देखना। 317 किसके पास में आते हैं? 300 के पास में आते हैं, 400 के पास में आते हैं। 314 आपको पता है 4300, क्योंकि 17 किसके पास में आएंगे? 300 के पास में आएंगे। किसके पास में आएंगे? 300 के पास में आएंगे। तो इसको हल करना ध्यान रखना। सन्निकट मान निकाल देते हैं 400 प्लस 324 का 300 प्लस 4300 का 4300 बराबर क्या है? 4300। तो मैं यहाँ लिखा हूँ 4300 जोड़ो 400 और 300 जोड़ोगे 700, 700 को 4300 में जोड़ूंगा तो ये क्या हो गए? 5000। ठीक है, इसका दूसरा है 10 वाला लेंगे इसी का जस्ट 2.5 होगा ना, 2.5 तक सन्निकट, 2.5 तक सन्निकट भाई के अंदर भी क्वेश्चन मिलेगा। देखो जरा 439 इसके अंदर क्या देखोगे? 39 को देखना आपको। क्या देखना है? 39 का सन्निकट मान। आपको 400 पूरा नहीं देखना, आपको खाली इसके अंदर क्या करना है? 39 को ही देखना है। 439 को 39 किसके पास में आता है? 40 के पास में आता है, 30 के पास में, 40 के पास में आता है। ये क्या हो जाएगा? 440। इसके बाद 334 का क्या हो जाएगा? 334 का सन्निकट मान 2.5 तक, 2.5 तक जाना। 34 किसके पास में आता है? 30 के पास में आता है, 40 के पास में। आपको पता है 34 30 के पास में आता है तो 334 का 330। उसी प्रकार 4317 देखना, 4317 का सन्निकट मान कुल लिख दिए, जैसे कुल लिख दिया आपको। 4317, 17 किसके पास में आते हैं? 20 के पास में आते हैं तो 4320। अब इस सबको करो, इसका आंसर आ जाएगा 440 प्लस 330 प्लस 4320 जोड़ो 440, 330 और 4320। 0 4 की 7 है, 7 और 2 9, आगे 4 और 7 3 10 का 0 इसलिए 5090। इसका सन्निकट मान निकालने का अपने हल क्या आया? 5090। ये सवाल नंबर आपको दूसरे का पहला किया है, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सवाल नंबर तीसरा, इसके आगे। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आपको ज्ञात है कि अपन पढ़ रहे थे पार्ट 2
आके खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि 20,000 लाख वर्ष पहले जो लोग हुआ करते थे वो शिकार के माध्यम से अपना भोजन इकट्ठा करते थे। तो अपन पिछली वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे पूरा स्थल के बारे में। थोड़ा सा वापस जानकारी देती हूँ क्योंकि मैंने इसका प्रश्न भी दिया था आपको कि वे पूरा स्थल किसे कहते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पुराने पत्थर के औजार है, हथियार है, बर्तन है, इमारतें हैं, ईंटें हैं, इस प्रकार की जो चीजें हमें मिली है, उपलब्ध होती है, अवशेष मिलते हैं, उस स्थान को पूरा स्थल कहा जाता है। ये इसका आंसर था। अब देखिए ये क्या है, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने पुराने समय में अपने काम के लिए किया होगा। अब ये देखिए कि जमीन के ऊपर भी मिल सकते हैं अपने को, समुद्र के तल में भी मिल सकते हैं अपने को, है ना। तो ये जहाँ प्राप्त होते हैं वो हमको पूरा स्थल कहलाता है। उसके पश्चात हमने पढ़ा था कि आग की खोज, यानी कि पुराने समय में जो इतने वर्षों पहले जो लोग मानव की उत्पत्ति हुई थी उसके धीरे धीरे पश्चात यानी कि मध्यकाल के अंदर लोगों ने आग की खोज भी कर दी थी, यानी कि आग जलाना उन्होंने सीख लिया था। सबसे पहले कुरनूल, यानी कि बताया भी था मैंने कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आती है कुरनूल की गुफाएं, जहाँ पर कि क्या है कि इसके राख के अवशेष होते हैं। राख के अवशेष का मतलब है कि लकड़ियों को जलाना, लकड़ियों को जलाने के पश्चात जो उनका जो तत्व निकलता, पदार्थ निकलता है वो राख कहलाती है। उसके अवशेष हमको वहाँ पर प्राप्त होते हैं। इससे हमको पता लगा सकते हैं कि उस समय का जो मानव रहा होगा उसने खाना पकाने के लिए, जैसे कि मांस को भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, खतरनाक जंगली जानवर जो हुआ करते थे उनसे बचने के लिए उन्होंने आग का इस्तेमाल किया होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है नाम और तिथियाँ, यानी कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस काल के
किस काल के अंतर्गत हुए हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले का काम आपने कर दिया होगा और इनके आंसर भी अभी आपको लिख लेंगे। आगे का जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।